है एवरीबडी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्पादक, व्यवहार एवं पूर्ति के पार्ट 2 को। अभी तक हमने हमारा जो पार्ट 1 है उसमें ये सारे सही विकल्प, साथ ही जो ये सही जोड़ियाँ, रिक्त स्थान, सत्य असत्य आपको दिख रहे हैं, साथ ही 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनको कवर कर लिया है। अगर इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। सो गाइस, आज हम 4 अंक के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे, साथ ही 5 अंक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा 4 अंक के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद में संबंध स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्पादन की विभिन्न अवधारणाओं में संबंध। कुल उत्पाद, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पादन की अवधारणाओं के अध्ययन करने के पश्चात निम्न तथ्य सामने आए हैं। कुल उत्पाद तथा औसत उत्पाद कभी भी शून्य नहीं हो सकते, इनके ऋणात्मक होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी, जब कुल उत्पाद अधिक होता है तब सीमांत उत्पाद शून्य होता है। जब कुल उत्पाद गिरने लगता है तो सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में कुल उत्पाद में वृद्धि होती है, वह भी बढ़ती हुई दर से। उत्पादन के बाद की अवस्था में कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है वह घटती हुई दर से होती है। सीमांत उत्पादन के शून्य होने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि रुक जाती है और कम होना आरंभ हो जाता है। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन फलन की मान्यताएं लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को भी वॉच कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा देख सकते हैं आप, उत्पादन फलन की मान्यता। उत्पादन फलन की निम्नलिखित मूल मान्यताओं पर आधारित है। पहली, उत्पादन फलन एक निश्चित समय के लिए होता है। दूसरा, उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन के बीच भौतिक अथवा मात्रात्मक संबंध की व्याख्या करता है। उसके बाद, उत्पादन फलन एक निश्चित तकनीकी ज्ञान तथा कला के लिए होता है और यह मान लिया जाता है कि तकनीकी ज्ञान व कला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वह स्थायी होंगे। उत्पादन फलन एक निश्चित लागत व्यय की स्थिति को स्पष्ट करता है, यानी लागत में कोई परिवर्तन नहीं आनी चाहिए। तो ये उत्पादन फलन की मूल अवधारणा है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लागतों को समझाइए। यानी कि अल्पकाल में जो लागतें हैं उनको भी हमें एक्सप्लेन करना है, साथ ही हमें जो दीर्घकाल यानी कि लॉन्ग रन की जो लागतें हैं उनको भी एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अल्पकाल की लागतें, सबसे पहली लागत होती है कुल स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत वह लागत है जो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर स्थिर रहती है। फिर आती है कुल परिवर्ती लागत। तो कुल परिवर्ती लागत यह उन कारकों की लागतों का योग है जो उत्पादन की मात्रा बदलने पर बदलते रहते हैं, यानी कि चेंजेस होता रहता है। और कुल लागत वह है स्थिर तथा परिवर्तित लागत को मिलाकर हमें एक फर्म की कुल लागत मिलती है। यानी कि किसी वस्तु विशेष की निश्चित मात्रा में उत्पादित करने में किसी फर्म को जितना कुल व्यय करना पड़ता है, जितना खर्चा करना पड़ता है, उसे कुल लागत कहते हैं। और अल्पकाल में एक और लागत होती है जिसे कहते हैं अल्पकालीन औसत लागत। इसे निर्गत की प्रति इकाई की आगत के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि हम इसे अल्पकालीन औसत लागत को कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हम औसत निकालते हैं, कुल लागत को जो भी निर्गत की संख्या है, इकाइयाँ हैं, उनसे भाग देने पर हमें औसत लागत प्राप्त हो जाती है। ये इसकी अल्पकाल की औसत लागत है। साथ ही अल्पकाल की एक और लागत होती है जिसे कहते हैं अल्पकालीन सीमांत लागत। तो SMC यानी कि शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट को कुल लागत में परिवर्तन की प्रति इकाई निर्गत में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका इस प्रकार सूत्र रहेगा, अल्पकालीन सीमांत लागत डेल कुल लागत और डेल परिवर्तित इकाई। यहाँ पर इस तरीके से भी हम इसमें लिख सकते हैं, और डेल का मतलब है परिवर्तन। तो ये रहेगी अल्पकालीन सीमांत लागत। अब देख लेते हैं अल्पकालीन दीर्घकालीन लागतों को, क्योंकि हमें दीर्घकाल की भी लागतें पूछी है। तो दीर्घकाल में सभी लागत परिवर्तित होते हैं, कोई भी स्थिर नहीं होता, इसलिए इसमें स्थिर लागतें नहीं होती, अतः कुल लागत तथा कुल परिवर्ती लागत दीर्घकाल में एक ही समय में घटित होती है ना। तो इसमें सबसे पहली लागत रहेगी दीर्घकालीन औसत लागत। दीर्घकालीन औसत लागत को निर्गत की प्रति इकाई मूल्य की कुल लागत के रूप में परिभाषित किया जाता है, और ये इसका सूत्र है। उसके बाद रहेगी एक दीर्घकालीन सीमांत लागत, जो कि यहाँ पर आपको दी गई है। दीर्घकालीन सीमांत लागत कुल लागत में परिवर्तन प्रति इकाई निर्गत में परिवर्तन के रूप में परिभाषित की जा सकती है। तो ये रहेगी। तो आप इन सभी लागतों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आप इन लागतों का स्क्रीनशॉट, अल्पकाल वाली इन 3 लागतों का स्क्रीनशॉट, उसके बाद औसत अल्पकाल औसत लागत का स्क्रीनशॉट, उसके बाद अल्पकालीन सीमांत लागत का स्क्रीनशॉट, और साथ ही दीर्घकाल की जो लागतें हैं उनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीर्घकाल की लागत और साथ में इन दोनों लागतों का स्क्रीनशॉट। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों में अंतर लिखिए।
सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं स्थिर तथा परिवर्तनशील लागत में अंतर। स्थिर लागत उत्पादन बंद होने पर भी शून्य नहीं होती, जबकि परिवर्तनशील लागत उत्पादन बंद होने पर शून्य हो जाती है। दूसरी जो उनमें डिफरेंस है वो देखिए, स्थिर लागतों पर उत्पादन की मात्रा में हुए परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा में हुए परिवर्तनों से प्रभावित होती है। स्थिर लागत का संबंध स्थिर साधनों से होता है, जबकि परिवर्तनशील लागत का संबंध परिवर्तनशील अस्थिर साधनों से होता है। औसत स्थिर लागत उत्पादन में वृद्धि के साथ घटती जाती है, जबकि औसत परिवर्तनशील लागत प्रारंभ में घटती है और एक सीमा के पश्चात बढ़ने लगती है। ये इनमें डिफरेंस रहेगा, तो आप इनका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ति का नियम लिखिए। तो ये 4 मार्क्स में है, इससे सिर्फ हमें नियम ही नहीं लिखना है, चित्र द्वारा इसे समझाना भी है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं पूर्ति का नियम मांग के नियम के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि किसी समय विशेष पर पूर्ति की तकनीकी दशाओं के अलावा अन्य बातें समान रहते हैं तो वस्तु विशेष के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसकी पूर्ति में भी परिवर्तन होते हैं। अर्थात मूल्य और पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध है। वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है तथा कमी होने पर पूर्ति घट जाती है। मूल्य में परिवर्तन के साथ उसकी दिशा में पूर्ति के घटने बढ़ने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं? पूर्ति का नियम कहते हैं। अब इसका ये पूरा रेखा चित्र है जो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पर सारणी है, सॉरी ये सारणी है, और उसके बाद आप यहाँ पर ये इसका डायग्राम भी देख सकते हैं, यानी कि रेखा चित्र। तो ये पूरा इसका इस तरीके से रहेगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी बना देना। सो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो सारणी है उसका, और साथ ही इस पूर्ति के नियम का। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब हम अपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हासमान सीमांत उत्पादन नियम अर्थात परिवर्ती अनुपात के नियम को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हासमान सीमांत उत्पादन नियम के अनुसार अन्य साधनों का प्रयोग स्थिर रखते हुए यदि एक परिवर्ती कारक के प्रयोग में वृद्धि की जाती है तो एक स्तर के बाद सीमांत उत्पाद घटने लगता है। तो ये यहाँ उदाहरण है, जैसे कि एक क्रम है जिसमें केवल 2 उत्पाद के कारक है, श्रम और पूंजी। हम श्रम को परिवर्तित व पूंजी को स्थिर कारक माने तो हम यह उत्पादन फलन प्राप्त करेंगे, जो कि आपको सारणी के रूप में दिखाई देता है। और उसका एक ग्राफीय निरूपण है, और ये ग्राफीय निरूपण बता रहा है कि किस तरीके से सीमांत उत्पादन घटता जा रहा है। तो यही हमारा सीमांत हासमान उपयोगिता का नियम है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहले, उसके बाद इस सारणी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद इस रेखा चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैमाने के प्रतिफल की सचित्र व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि जब किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग होने वाले साधनों को बढ़ाया जाता है तो इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे ही पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। उसके बाद यहाँ उससे जुड़ी कुछ बातें लिखी गई है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ पैमाने का प्रतिफल 3 प्रकार के होते हैं, बढ़ते प्रतिफल, घटते प्रतिफल और समान प्रतिफल। अब यहाँ पर मैंने इन तीनों अवस्थाओं के बारे में एक सारणी बनाई है, और इस सारणी के माध्यम से इस डायग्राम जो ये रेखा चित्र है इसमें बताया गया है कि कैसे घटते हैं घटते बढ़ते जो अपने पैमाने के प्रतिफल है उनको दर्शाया गया है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। आप सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद इसका, फिर इसका, और फिर इस रेखा चित्र का। आपको इतना बड़ा आंसर लिखना है बिकॉज क्योंकि जो ये क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो इसलिए आपको इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं, यानी कि जो भी हमारे कॉस्ट वक्र होते हैं वो यू शेप में ही क्यों होते हैं, इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से क्यों होते हैं। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक विशिष्ट फर्म के लागत वक्र सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान रहते हैं। सामान्य रूप से औसत लागत वक्र तथा सीमांत लागत वक्र यू आकार के होते हैं, क्योंकि प्रारंभ में जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होती है लागतों में गिरावट आने लगती है, धीरे धीरे लागतें गिरती जाती है और एक विशिष्ट बिंदु पर गिरती हुई पहुंच जाती है। जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग हो रहा है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लागतें हैं वो गिर रही है ना। उसके बाद एक विशिष्ट बिंदु पर यहाँ पर पहुँच गई है। उसके बाद क्या है कि विशिष्ट बिंदु पर पहुँचने के बाद लागतों में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। प्रारंभ में वृद्धि धीमी गति से होती है, तत्पश्चात तीव्र गति से वृद्धि होने लगती है। यानी कि अभी हमने डायग्राम में देखा, यहाँ से गिरावट हुई, यहाँ एक विशिष्ट बिंदु पर पहुँची और फिर यहाँ से वृद्धि होने लग गई है। शुरुआत में वृद्धि धीमी गति से हो रही है और फिर एकदम फास्ट हो रही है, तो यही यहाँ पर कहा गया है। अतः लागत में हो रही प्रारंभिक गिरावट, इस तरीके से गिरावट
तत्पश्चात होने वाली वृद्धि और उसके बाद होने वाली वृद्धि से यह यू आकार का रूप ले लेता है, वर्णमाला के यू आकार का रूप ग्रहण कर लेता है। इसी कारण जो लागत वक्र होता है वो यू शेप का होता है। तो ये सब कुछ आपको लिखना है। तो आप सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इस रेखा चित्र का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको बनाना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखिए और साथ ही पूर्ति लोच को समझाइए। ये 2 क्वेश्चन है। चलिए इनके आंसर को एक साथ देख लेते हैं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं पूर्ति की लोच का आशय। तो मैं इसको पूरा रीड नहीं करूँगी, बस मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि मांग की लोच होती है उसी प्रकार पूर्ति की भी लोच होती है। यानी कि कीमत में परिवर्तन से पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप ही पूर्ति की लोच कहलाती है। यानी कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं, पूर्ति की लोच कहते हैं। सेम टू सेम मांग की लोच की जैसे। तो यही पूरा है पूर्ति की लोच के बारे में। आपको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन है और यह आपको उसका पूर्ति की लोच को निकालने का पूरा जो सूत्र है वो भी आपको लिखना होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, आपको ये शिवलाल जो होती है गाइड उसमें भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी इसको लिख सकते हैं ताकि आपका समय बच जाए। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों को देखना है। तो मैं पूरा रीड नहीं करूँगी, यहाँ पे जो पॉइंट है उनको रीड कर देती हूँ। वस्तु की प्रकृति, यानी कि ये वस्तु की प्रकृति पर भी डिपेंड रहता है कि वस्तु की प्रकृति कैसी है और उसका ही पूर्ति की लोच पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, उत्पादन की लागत। तीसरा, समय कैसा है। भावी कीमतों में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। चौथा, उत्पादन की प्रणाली कैसी है। तो ये कुछ तत्व है जिनके कारण पूर्ति की लोच प्रभावित होती है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ये भी आपको शिवलाल में अवेलेबल हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको लिख सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड, आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, उत्पादन फलन की अवधारणा को समझाइए। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्पादन फलन की अवधारणा को समझाइए। एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए उन आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध होता है। उसके बाद उपयोग में लाए गए आगतों की विभिन्न मात्रा के लिए यह निर्गत की अधिकतम मात्रा प्रदान कर सकता है जिसका उत्पादन किया जा सकता है। और ये इसका पूरा सूत्र वगैरह यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद आपको लिख देना है उत्पादन फलन के प्रकार। तो उत्पादन फलन के 2 प्रकार होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। उसके बाद आपको पूरा बता देना है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या कुछ होता है, उसके साथ ही आपको बता देना है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है। आपको इसका आंसर शिवलाल में भी मिल जाएगा, पर वो काफ़ी लेंथी है और बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं है। यहाँ पर मैंने आपके लिए सिस्टमेटिक आंसर बनाया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे ही, अगर ये क्वेश्चन आता है, काफ़ी IMP भी लग रहा है, तो आप इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना। इस क्वेश्चन में आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उत्पादन फलन का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद प्रकार को इसी तरह बनाना है आपको रेखा चित्र के माध्यम से, और उसके बाद एक एक को डिस्क्राइब करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने इस पूरे आंसर का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं अपने प्रश्न बैंक को। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो प्रश्न बैंक है उसके सारे 3rd लेसन के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, यानी कि जो हमारे 4 अंक के 5 अंक के सारे कवर हो चुके हैं। सो इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।